इसमें ना दो तरह से जलील किया जाता है एक एस्पिरेंट को। या तो बोल देंगे कि जी नशों में हाँ एग्जैक्टली। इन्वॉल्व, या ये किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हाँ, है। सर ये तैयारी ना बिल्कुल चक्रव्यूह है, एक स्नेक एंड लैडर की गेम है। आप घर आए, आपके फोन नंबर बन रहे हैं बन रही और आपको पता लग रहा है कि भाई इस पेपर में धांधली हो। सर कितना जेन्युइन कैंडिडेट सफर करता है इस चीज से। बहुत ज्यादा सफर करता है। आपको लीडर नहीं बनना, मैं सिंपल कहूँ, आप उस चीज में घुसेंगे। हमने लोगों को देखा है खजल हुए। बहुत से एस्पिरेंट्स में ना एक ईगो आ जाती है। सही एस्पिरेंट सही है वो भी, और सही। एस्पिरेंट है वो, एग्री ईगो आ एग्री जाती है। एग्री। आपने मॉक एक में लगाया, मेन एग्जाम आपका मॉक बन जाएगा। सर वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर हमने एक शो बनाया मेंटस माइक। वेरी। सर इसमें हम आप जैसे लोग, जैसे कि जो एस्पिरेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं या और भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बुला रहे हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मैच से थोड़ा सा कम ही देखता हूँ। सिर्फ क्रिकेट का या नहीं, क्रिकेट में थोड़ा सा कम एक्टिव रहता फुटबॉल हूँ। वगैरह? एक्चुअली एक्टिव रहते थे, लेकिन तैयारी जब शुरू हुई ना तो फिर उसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर ठीक। दिया। सर क्वालिफिकेशन क्या आपकी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, और मैंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया। कहाँ से करी है सर? मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ जी। यूनिवर्सिटी से करी है, ठीक है सर। सर कितना साल लग गए जेकेपीएसआई बनने के लिए? सर तैयारी जेकेपीएसआई ये तो थी नहीं, तैयारी थी सिविल्स की, ओके। और अभी भी चल रही है। ठीक और 3 साल, ठीक है तीन ठीक है साल ठीक। थर्ड ईयर में मैं एंटर हो गया सर। कौन से ईयर में करते थे तैयारी शुरू? सर 21 में मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, ट्वेंटी और वन में, 21 ओके। में, और उसके बाद मैं शुरू हो गया। ठीक है ठीक है और ठीक। 24 में मैं सर्विस में आ गया। सर एक चीज है, तैयारी जो है हम बोलते हैं तैयारी एक चक्रव्यूह है। सर कैसा लगता है इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के? सर ये तैयारी ना बिल्कुल चक्रव्यूह है, एक स्नेक एंड लैडर की गेम है। आप टॉप पे पहुंच गए हो, और एक आपने गलत, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपने प्री किया, आपने मींस आपका रह गया, आपका या इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, आप वहां से हारे, आपने फिर ग्राउंड से शुरू, तो ये चक्रव्यूह ही है। और इसको कुछ लोग ब्रीच कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसकी बेस्ट चीज ये है कि आप सीखते हो, आप ग्रो करते हो, आप वो नहीं रहते जो आप तैयारी से पहले। ठीक। तो मुझे लगता है कि एट द एंड लॉस कुछ नहीं, बस ये आपका सोच का नजरिया है कि किसी को जॉब मिली, किसी को नहीं मिली। हम्म। लेकिन अगर जॉब नहीं भी मिल रही, आप खुद को देखोगे, आपने जब तैयारी शुरू की थी आप क्या थे, और आज आप किस तरह दुनिया को देखते सर कितनी उम्र तक, कितनी साल तक एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए जिसको पता है कि भाई अब इतने साल हो चुके, अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे कहीं और शिफ्ट मार लेना चाहिए? हो। ये सर बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब इसके आंसर भी सब्जेक्टिव होंगे। अब एक बंदा जो फाइनेंशियली अच्छा है, फैमिली में हम्म। पीछे से अच्छा है, वो अपनी अटेम्प्ट मैक्सिमम भी देगा, अपर एज तक जा सकता है वो, उसको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बंदा जो पुअर सेक्शन में है, मिडिल क्लास में है, जिसके पीछे पेरेंट्स हैं, जिस बच्चे को पता है वो ब्रेड अर्नर है। हाँ ब्रेड अर्नर है, वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। 25 26 27 उसके बाद टाइम जा रहा है, उसको और कोई स्किल पॉलिश करना पड़ेगा। और ये हमारी गलती भी चल रही है कि हम एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम कोई भी स्किल नहीं अपने पास तैयार। वही बच्चा जिसने इतने साल तैयारी की है, वो एक अच्छा एडुकेटर बन सकता है। उसने जो गलतियां की हैं वो एस्पिरेंट्स को सिखाएगा ये गलतियां नहीं कर। राइट। तो अगर वो अपनी स्किल को पॉलिश करता है, उसको वरी करने की जरूरत नहीं। सर स्किल की कमी कितनी लगती है जेएनके में? मुझे लगता है थ्रू आउट इंडिया ही बहुत ज्यादा। अगर आप स्टडीज ही पढ़ोगे तो 50% से ज्यादा बच्चे जो हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, खुद इंडस्ट्रीज कह रहे हैं दे आर नॉट स्किलफुल, दे आर नॉट रेडी टू बी रिक्रूटेड। हालांकि यूनिवर्सिटीज उनको टैग दे रही है कि दे आर गुड टू गो, बट इंडस्ट्री में वो सीन नहीं सर दिक्कत पता है कहाँ आ रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सर हमें, मैं भी हूँ पर्सनली, सर हमें वो चीज़ सिखाई नहीं जा रही जो इंडस्ट्री को चाहिए। है। नहीं, हाँ गैप है, बिल्कुल गैप है। सर मैं एचआर का बंदा था, फाइनेंस सीखा था मैंने, एचआर सीखा था। एट द एंड नौकरी किस में मिलती है सर? सेल्स में। सेल्स। ठीक है, दिक्कत आ जाती है। सर एक चीज़ बताओ, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अभी आपको पता होगा जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसकी मार्कशीट्स भी आ चुकी है, ठीक है, हम्म। नंबर स्कोर भी आ गया। सर फिजिकल कैसे क्लियर करे? बच्चों का बहुत डाउट है कि सर फिजिकल कैसे क्लियर करे। सर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, पहले अपने बारे में ही करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जर्नी से बता सकता हूँ। हम्म। मैं 105 kg था जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की। ओ। 105 kg। और जब मैंने रनिंग क्लियर की है, उस दिन तक मेरा वेट था 68 kg। इस सब में मैंने कोई मेडिकेशन यूज नहीं की, इस सब में मैंने कोई, मैं जिम नहीं गया हूँ, और मैंने सिर्फ रनिंग की है। एक टाइम टेबल बना के रखा हुआ था, दो मेरे साथ दोस्त थे, हम एक दूसरे की टाइमिंग नोट कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम रॉ रनिंग कर रहे थे, फिर हमने टाइमिंग नोट करना शुरू, ताकि हमारी एफिशिएंसी सर ये बढ़े। कितने समय की बात है? ये जो ये मैं आपको 2 साल की बात बता रहा हूँ, ये मैं 2 साल कंटिन्यूस रनिंग करता रहा। इसलिए नहीं कि मुझे जेकेपीएसआई बनना था, इसलिए कि उससे बड़ा कॉज है कि मुझे फिट रहना। मैं जब 105 पे था, हमेशा हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, बीपी का इशू आता है, आपको कार्डियक पेन होती है, वो आपकी पीक हो जाती है। मेरी हाइट पे ये बहुत ज्यादा वेट, फिर आपको रियलाइज होता है, एक अंदर से आती है आवाज की नहीं ज्यादा हो रहा है, और फिर आप अपने जो खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो, और आप में इतने गट्स हैं और इतनी विल है कि आपका एक एम्बिशन है, आपने उसको अचीव करना है, कुछ भी हो, तो आपके लिए आसान है। मेरे वेट का बंदा जो अभी जेकेपी कांस्टेबल क्लियर कर चुका है, मतलब क्लियर क्या, उसके कितने नंबर हैं कि वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा? बीच में समय रह गया मेरे ख्याल से महीना, 1.5 महीना या 2 महीना।
तो सर कैसे वो करे कि वो 1.5-2 महीने में वो कर ले सर क्वालिफाई? महीना सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड आप 40 मिनट निकालो डेली, मुझे लगता है 40 मिनट्स आर मोर देन। सर बच्चों की दिक्कत पता है क्या है? मैं पर्सनली बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर हम रनिंग करते हैं ना तो हमारा पूरा दिन जो है हाँ बिजी हाँ हो हाँ जाता है। हाँ, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में आपको पेन्स भी होंगी, हम्म, और आपको वो भी आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब मैं जब रनिंग कर रहा होता था, मैं रात को करता था, क्योंकि ये गांधीनगर नानक नगर एरिया पे यहीं हम्म, लाइब्रेरी में होता था। ठीक है। तो पूरे दिन हसल पसल होती है, रात को शांति होती है, रात को कोई नहीं होता था, हम रनिंग कर रहे होते थे। जहन में ये भी आता था कि हम दो लोग हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लोग चिल कर रहे हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं। लेकिन एम्बिशन था, और पता था कि ये जरूरी है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हालांकि मेरी फिटनेस तब तक अच्छी थी, मेरा वेट भी कंट्रोल में था, बट स्टिल आई वाज रनिंग, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मैं बेटर कर सकता हूँ। मेरे एक कजन है, मुझसे बड़े हैं, वो ऑलरेडी कांस्टेबल है सर्विसेज में, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वही आपकी वाली बात है, स्किल की कमी। और उन्होंने मुझे गाइड किया, तो उसमें इस चीज में उन्होंने मुझे टोका बार बार कि मेरी टाइमिंग आ रही थी, मैं फर्स्ट डे मैंने रनिंग की, मेरी टाइमिंग आ गई 6.5 मिनट चाहिए, इजी आ रही। उन्होंने बोला इससे कुछ नहीं होगा, एट द डे तुम कहीं गिर जाओ, तुम्हें लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें फिर उठ के भागना है। सो आप 6:30 अगर टाइमिंग आप 6:30 लेके नहीं चल सकते, ब्रिंग इट टू 5:30। मैं 5:30 नहीं ला पाया, बट ही गॉट मी अप टू 5:40। हम्म, और जब 5:40 पे मैं कॉन्फिडेंट होकर वहां रनिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई, तो एक ही चीज, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। आपने करना है, आपने करना है, वरना आप खुद को डिलेमा में रख रहे हैं, खुद को डिलीजन में रख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को भी धोखे में नहीं रखना, खुद को भी नहीं रखना। करना है, ठान लिया तो करना है, करना। नहीं करना तो फिर छोड़ दो। छोड़। फिर किसी और चीज पे काम करें जो आपको अच्छी लगती सर जेकेपीएसआई जो 2020 का हुआ उसको दो नाम से जाना गया जेकेपीएसआई 1 और जेकेपीएसआई है। 2, है ना? सर जेकेपीएसआई 1 में आपका स्कोर था? मेरे 85 मार्क्स थे, ओके, और मैंने उसको बहुत कैजुअली लिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेंस लिख रहा था, ठीक है, मेंस की तैयारी चल रही थी। ठीक है। तो उस और मैंने कंप्यूटर सिक्स का एक बड़ा एक एक्टिव सब्जेक्ट है, मैंने उसको बहुत हम्म, हल्के में लिया। मैंने हम्म, सोचा ठीक है, मैं बाकियों से कर लूंगा मुझे, लेकिन जब मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी गलती थी, और मेरा मीन्स फेल हो गया एएस का। ठीक है। और फिर मुझे इस चीज़ की वैल्यू रियलाइज, फिर मैंने तैयारी की, खुद को वापस पोजीशन में डाला, और आई गॉट गुड मार्क्स। फिर 100 जेकेपीएसआई 2 में मेरे 170 मार्क्स। सर एक चीज होती है, जब जेकेपीएसआई में था तो माहौल बड़ा अलग था। जेकेपीएसआई में सर माहौल बड़ा अलग चल रहा था, आपको पता होगा। बहुत से प्रोटेस्ट हुए, हम्म बहुत कुछ हुआ सर। सर सपोज हमें पता है कि धांधली हुई, हम्म ठीक है। हम्म सर कितना जेन्युइन कैंडिडेट सफर करता है। सर आप पेपर देने गए, आपने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा, आप घर आए, आपके 100 नंबर बन रहे हैं, बन रहे। और आपको पता लग रहा है कि भाई इस पेपर में धांधली होगी। सर आपके लिए तो वो धांधली नहीं हुई ना, सही। ठीक है। सही। सर कितना जेन्युइन कैंडिडेट सफर करता है इस चीज से। बहुत ज्यादा सफर करता है। आप देखो, मैं वही चीज स्टार्टिंग से कह रहा था कि बच्चों के डिफरेंट बैकग्राउंड, एक बच्चा इस ट्रॉमा को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो इजी बैकग्राउंड से आ रहा है ट्रॉमा उसके लिए भी ये है। आपने हम्म, पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल अपने पसीना दिया है, पूरे साल अपने बुक्स में रहे हो, अपना एक लाइफस्टाइल पूरा अपना एक डेडिकेशन है वो आपकी, और आप दिन भर दिन सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने सोशल रिलेशनशिप्स को, अपने पेरेंट्स से दूर हो, वो टाइम जो आप अपने दोस्तों को दे रहे हो आप उससे दूर हो, पूरे साल आप शिद्दत से काम कर रहे हो, और एंड में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि धांधलेबाजी हुई। वो ब्रेक डाउन होता है, और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट गैप जो है ना, एक गवर्नमेंट में और एस्पिरेंट्स में, वो ब्रीच होता है। उनको फिर ट्रस्ट नहीं रहता कि नहीं, हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आउटकम क्या होगा, गलती किसी और की, सजा किसी और को मिल सर रही तो है, किसी और सब को। सफर कर रहे हैं। और बहुत जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, जो पेपर वन में जब ये जेकेपीएसआई फर्स्ट हुए, दे वर गुड टू, दे क्वालिफाइड इट, सेकंड पेपर में दे कुडंट, वो गलती एंड किसकी दे आर थी? स्टिल सफरिंग, अभी भी वो तैयारी में है, लेकिन वो ब्रेक डाउन हो गए वहां। और ये एक तरह का ट्रॉमा था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार कोई नहीं नहीं। है, कोई नहीं ले रहा। तो यही है, अभी गवर्नमेंट ने नए बिल्स भी पास किए हैं इसके रिगार्डिंग। सर अभी जेकेपी कांस्टेबल में हम देखें, जेकेपी कांस्टेबल में भी ये इशू दिख रहा है। दिख रहा अभी पता नहीं कि हुआ है कुछ नहीं हुआ है, बट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर कर है। रहे हैं। अब इसमें सर देखने हैं, इस चीज को देखने की दो नजरिए। एक तो आप तो चलो वेल एजुकेटेड हो, आप इसको एक पॉलिटिकल नजरिए से भी देख रहे होगे, हम्म, लेकिन इसके अगेंस्ट जाना और खुल के बोलना और उन चीजों में अगर आप घुस गए तो आप एस्पिरेंट नहीं रहोगे। ये चीज भी आप ध्यान में रखो, एग्जैक्टली। हमें लीडर नहीं बनना। हमें अगर एक जॉब में ऐसा इशू हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हर जॉब में ऐसा हो रहा है, ठीक है, वंस वाइल होता है। आप खुद को इतना प्रिपेयर रखो कि आपको एक आपकी आप एक ही प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक वाइड रीच करो कि अगर मैं उसी तैयारी, सिलेबस तो सेम है जेकेपीएसआई का, केएस का, यूपीएससी का, आप अपना और रीच बढ़ाओ। हम्म, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते, आप अथॉरिटी से नहीं लड़ सकते, और उनको पता है, जो सीनियर्स बैठे हैं उनको भी गलतियां दिख रही हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं, हर साल बिल आ रहे हैं, उन पे काम हो रहा है। आपको लीडर नहीं बनना, मैं सिंपल कहूँ, आप उस चीज में घुसेंगे, हमने लोगों को देखा है, खजल हम्म, हुए।
हमें भी देख हाँ, आप भी जानते होंगे उनके, वो हम्म नाम भी बहुत है। कुछ लोग इन हो गए हैं, वो सेफ हो गए हैं, मैक्सिमम लोग खजल। खजे लोग। आप प्रोटेस्ट करेंगे, बिल डालेंगे, ये आम घर का बच्चा जिसके पीछे सब डिपेंडेंट है, हु इज द ब्रेड विनर, ही कैन नॉट डू दिस। उसके पास ये ऑप्शन नहीं। आप चुपचाप पढ़ो, एक जगह गलत हुआ कोई बात नहीं, बार बार नहीं होगा, दूसरी जगह नहीं हो रहा, तीसरी जगह तो इस समय घुसना ही नहीं। सर एक चीज़ मैं पूछूंगा, आपने तैयारी करी, आपने अपना JKPSI भी क्रैक कर लिया, आज आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सर हमारे J&K का बच्चा अगर हम देखें सेंटर की तैयारी नहीं करता, सर वो क्या इतना काबिल नहीं है कि सेंटर का एग्जाम क्रैक ना कर सके, या वो डरता है? सर इसमें कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। मुझे पहले तो अभी मुझे लगता नहीं कि कोई डरता है। एक तो सोशल मीडिया की रीच इतनी एक्टिव हो गई है हम्म कि मैं जैसे सुंदरबनी टाउन से हूँ, हम्म ठीक, सुंदरबनी से आगे खैर मेरा घर पड़ता है, लेकिन मेरी स्कूलिंग वहीं सारी है। हम्म वहां भी आज बच्चे को पता है यूपीएससी क्या चीज है। छोटे छोटे बच्चे मेरे कजन से मैं उनको देखता हूँ, उनकी उम्र में हमें नहीं पता होता। हम्म उनको पता है कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, रीच इस चीज की, केस क्या होता है। हम्म, अभी मैं अगर घर जाता हूँ, उनको पता है मेरे थ्रू की पीएसआई क्या होता है, इसका PSI, क्या क्राइटेरिया है। तो रीच है, बच्चे डरते भी नहीं है, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। और स्पेशली मैं जैसे हम पहाड़ी लोग हैं, तो जितने मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ पहाड़ों से बच्चे आ रहे हैं, जम्मू में तैयारियां कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। जम्मू का यूथ भी बहुत बड़ा यूथ है जो दिल्ली जा रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, हर साल कोई ना कोई आईएएस आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में हमारी कमी है, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे टैलेंटेड भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि गांव से बच्चे को उठ के जम्मू आना पड़ता है, या जम्मू वाले को उठ के दिल्ली जाना पड़ता है। प्रॉब्लम एक्सेस की, अगर बच्चे को एक्सेस मिल जाए, घर बैठे अच्छी गाइडेंस मिल जाए, क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस है ना, गाइडेंस, गाइडेंस। गाइडेंस। और यहाँ रोल आता है आप जैसे लोग, जो यहाँ पे एक गैप भरे। आपने ट्रेनिंग की है, आपने आपने अपने आपको एक उसमें प्रोग्राम में डाला जिसमें आपने सीखी काफी चीजें, आपने एग्जाम दिए, आप एग्जाम में फेल भी होंगे, क्लियर हम्म भी किए होंगे हम्म काफी एग्जाम। इस जर्नी में आपने इतनी चीजें सीखी, ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है, जिसमें आप गलतियां कर रहे हो, सीख रहे हो, गलतियां कर रहे हो, सीख रहे हो। अब ये आपका बनता है कि जब एस्पिरेंट्स आपके पास आए, वो गलतियां रिपीट ना हो, जो आप वो गैप आप फील कर। सर इस चीज़ में ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो शायद बहुत से एस्पिरेंट्स को ना यहाँ पे बड़ा दुख लगेगा। बहुत से एस्पिरेंट्स में ना एक ईगो आ जाती है, सही एस्पिरेंट सही है वो भी, और सही। एस्पिरेंट है वो, एग्री, ईगो आ एग्री, जाती है। एग्री। फिर वो उसकी ईगो ना उसको लेके बैठ जाती हम्म। है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं दो तरह से देखता हूँ ईगो को। एक होती है कंस्ट्रक्टिव ईगो, एक होती है डिस्ट्रक्टिव हाँ ईगो। हाँ, अगर तो आपकी ईगो कंस्ट्रक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपने प्रॉब्लम। किसी छोटी एग्जांपल लेते हैं, आपने अपनी सोसाइटी को पढ़ा अच्छे से, हम्म आपने कास्ट सिस्टम्स को, रिजर्वेशंस को, ये हम्म बड़े बड़े पेचीदा इश्यूज हैं। इशू, अगर आप इनको बढ़ाना चाहें, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके आपके फ्रेंड्स में ही उठना बैठना खत्म हो जाएगा अगर आप इनको बढ़ा दें। सही लेकिन बात है। वही अगर आप समझदार हैं, आपने इन चीजों को पढ़ा है, बीइंग एन एस्पिरेंट, हम्म मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान है किसी के साथ भी दोस्ती करना, और उन गैप्स को जो कम्युनिटी में है भी, मैं कह रहा हूँ रिलीजियस वे में भी आप चले जाओ, उन गैप्स को आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वो चीजें समझी है, आपके अंदर वो सेकुलर पावर है, और वो जो जिस बंदे के साथ आप बैठे हो उसमें भी वो है। हम्म तो ये मुझे लगता है बहुत इजी है। और ईगो जो है, अगर इस वे में है कि आपने चार अच्छी चीजें सीखी हैं हम्म और उनके थ्रू आप अपनी कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हो, हम्म और वो बैरियर्स खत्म कर रहे हम्म, हो, आप एक यूनाइटेड फोर्स चल रहे हो, बहुत यही अच्छी। यूनाइटेड फोर्स है जो हम इंडिया और के। लेकिन अगर इसी का आपको ईगो आई है, और अब आप दूसरों को इंफीरियर देख रहे हो कि हम्म मुझे चार चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं, इनको नहीं आता, एग्जैक्ट। दैट इज डिस्ट्रक्टिव ईगो। वो आपके लिए भी खतरनाक है, आपकी सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है, मुझे लगता है उससे बचना। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टिव वाली ईगो है, दैट इज गुड, ये होनी भी चाहिए। फिर एक प्रेशर होता है, जब फ्रेशर आता है, पढ़ सब कुछ लेता है, मतलब 2-3 महीने में चीज़ें पढ़ लेगा, पर सर एग्ज़ाम उससे क्वालिफाई नहीं नहीं होता। होगा। ठीक है, सबसे प्रॉब्लम आती है कि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहता। सर कितना ज़रूरी है एक एस्पिरेंट को एक मेंटल एबिलिटी को इन्हेंस करना अपना एग्ज़ाम में बैठने की? सर एग्जाम में बैठने का एक कायदा होता है। अब इसको एक स्टेप्स में स्प्लिट कर लेते हैं। हम्म आपने चीजें पढ़ी, आप रॉ घर से उठ के आए, हम्म आपने किताबें खोली, आपने अपनी जर्नी शुरू की। हम्म आपने सबसे पहले सिलेबस निकाला जहां आप तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वॉल पे लगा के रखता हूँ, हम्म अभी भी मैं जहाँ मेरा रूम है वहां मेरा भाई बैठा होता है, तो वहां पे वो चीजें लगी हुई है, मैंने कौन से एग्जाम दिए, कहाँ फेल हुआ, क्या हुआ, वो पूरा चार्ट है। हम्म मुझे लगता है एक चार्ट बना के रख दो सामने, ताकि आपको पता हो कि मैंने करना क्या है, हम्म मेरा एग्जाम कौन सा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हम्म सिलेबस आपके हाथ में, सोर्स आपके हाथ में, हम्म अपने सोर्स को फिल्टर करो। यहाँ रोल आ जाता है गाइड का, वो आपको बताएगा कि 10 चीजें मत पढ़े, दो ही चीजें पढ़े, उनको रिपीट करो। हम्म आपने अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज कि उस चीज को रिवाइज करना, हम्म उसकी मल्टीपल रिविजन करें। जब आपने मल्टीपल रिविजन कर ली है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि मॉक्स लगाना शुरू करें। हम्म, सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, बच्चे मॉक नहीं लगाते। मेन एग्जाम आपका एग्जाम नहीं होता, फिर आपका वो मॉक बन जाता है। बन जाता तो वो गलती नहीं करनी है, मॉक टेस्ट दें, बार बार अपने आप को एनहांस करें, और फिर टाइमिंग लगा के आप मॉक देंगे, आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलतियां करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, कहाँ मैं डर रहा हूँ।
मुझे टाइम का इशू आ हम्म रहा है, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी वो चीजें हैं जहाँ पे मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मुझे हम्म वहां मेहनत करने की जरूरत है। तो अपनी जो कमी है उनको आप नोट डाउन करें, और जब आप मल्टीपल मॉक्स दे रहे हैं, आपकी रिवीजन हो रही है मॉक्स के थ्रू, हम्म। फिर जाके आप कहीं बनते हैं, नाउ यू आर कैपेबल कि आप एग्जाम हॉल में जाए। मैं कहता हूँ ये एग्जाम हॉल की रिस्पेक्ट करना सीखें, ये नहीं कि मुंह उठाया और एग्जाम हॉल में चले गए। सर बच्चा ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है जैसे है ना, हम तो बोलते हैं कि जिस दिन तैयारी शुरू करो उसी दिन से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करो। बच्चा फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में देता ही नहीं, क्यों नहीं देता सर? उसको ना डर लगता है। डर किस चीज़ का? कि मेरा मोराल ना डाउन हो जाए, मैं इन चीज़ों में मतलब अपने आप को ना वो भ्रमित रखता है बच्चा, कि भाई मैं तो रखूंगा ऐसे, बाद में वही भ्रम जो है उसको लेके बैठ जाता सही 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 है। ठीक है सर। अभी जैसे हम भी मॉक टेस्ट लेते हैं सर, बच्चे नहीं देते। सही। सर क्या बोलेंगे कि बच्चों को मॉक टेस्ट देना चाहिए फुल लेंथ स्टार्टिंग से कि नहीं देना चाहिए? सर मैं तो कहूंगा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप मॉक शुरू कर दो। ठीक है। मॉक्स अगर आप शुरू नहीं कर रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपने मॉक 1 मिनट लगाया, मेन एग्जाम आपका मॉक बन जाएगा, सीधी सी बात, वो आपका मॉक बनेगा। आपने सारी गलतियां जो आपको, आप यहाँ मॉक टेस्ट दोगे, आप गलतियां करोगे, नंबर्स को साइड पे रखो। आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या चीजें नहीं आती, आपने उन चीजों पे काम करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, ताकि जब आप मेन टेस्ट में जा रहे हो, वो सारी गलतियां नहीं करनी। कुछ नई गलती करके आओ, करो गलती, लेकिन कुछ नया करो, वो मत हम्म करो। फिर वो खुद भी हर्ट होगा, सबसे हर्ट होगा जो आपको पढ़ा रहा है। उसको पता है यार ये बच्चा कैपेबल था, इसने मॉक्स नहीं लगाए, एक गलती करी, मॉक्स नहीं लगाई। आप जितने मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी वो आप कर रहे हो, आपने एग्जाम तो देना है, एग्जाम से क्यों बच रहे हो? हैबिट डालो एग्जाम की, ताकि सबसे एग्जाम टफ नहीं होता। वही एग्जाम जो बच्चा एग्जाम हॉल में कर रहा है, वही बच्चा पेपर लेके घर में आके करेगा। मैं कहता हूँ 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। एग्जैक्टली। रीजन, आप कंफर्ट जोन में हो। जब आप मॉक्स मल्टीपल टाइम दोगे, आप मॉक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, हम्म आपको फर्क नहीं पड़ता, आप वो प्रेशर नहीं लोगे। प्रेशर में ही गलतियां होती, आपने वो अचीव कर लिया कि अब मैं काम रहता हूँ, मुझे मॉक्स मैंने इतने लगा दिए कि अब मैं काम। हम्म। आप वही कामनेस लेके एग्जाम सेंटर में जाओ, आपके मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक एवरेज बच्चा एक्यूरेसी पे ही मार खा जाता है ना? सही। एक्यूरेसी अगर सही होती तो सिलेक्ट हो जाता। और एक चीज और होती है, मॉक्स की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि मॉक्स आपको बताते हैं कितना अटेम्प्ट करना है। अब ये कई बार पूछते हैं हम्म जी कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, हर बच्चे का कैलिबर अलग है। उसने मेन रिवीजन पे, जिसको हम बोलते हैं ना लक, क्या होता है? लक ये होता है कि आपने एंड मौके पे क्या चीजें रिवाइज की, हम्म किसने की थी और वो चीजें आ गई, वो उसका लक हो गया। हम्म। दूसरे ने नहीं की थी, नहीं, तो वो उसका बैड लक हो गया। इतना ही है, बाकी लक कुछ नहीं होता, और ये मेहनत सभी कर रहे हैं, तो ये चीज है। सर एक चीज़ मुझे बताना, क्या स्ट्रेटेजी किसी टीचर की होनी चाहिए या खुद की होनी चाहिए? सर स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। एक टीचर के पास बहुत बच्चे होते हैं, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है। आप टीचर की स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो टीचर ने हम्म उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, वो जरूरी नहीं कि वो आप पे भी काम करेगा। आप उसकी स्ट्रेटेजी उठा लें, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी बहुत गलतियों के बाद बनी है। हम्म वो मैं उसको हल्के में नहीं लेता हम्म कि टीचर ने दी, तो नहीं, उस बंदे ने, वो खुद भी एस्पिरेंट रहा है, जो हम्म। आज टीचर है वो कभी ओके। एस्पिरेंट था। उसने गलतियां करी हैं, उसने उस गलतियों के बाद वो आपको स्ट्रेटेजी दी है, आप उस स्ट्रेटेजी को पकड़े, अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, और फिर मॉडिफाई जो करना आप पे काम, बहुत जरूरी है। मॉडिफाई करना जरूरी है, बिना स्ट्रेटेजी के आप नहीं कर सकते। सर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते थे जब तैयारी कर रहे थे? पर ये विद एक्सपीरियंस आता है, करना जरूरी है कि एस्पिरेंट को मैनिफेस्ट? करना चाहिए। फर्क पड़ता है? जर्नी छोटी नहीं है सर, बड़ी है, तो मुझे लगता है करना चाहिए। सर ट्रेनिंग पीरियड कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर, हाँ? ट्रेनिंग अच्छी है। और मैं पहले भी आपको कह रहा था, ये ट्रेनिंग मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया के हर एक बच्चे को मैंडेटरी। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इतना इकोनॉमी, इतना बजट नहीं होता। हम्म लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल इसराइल को देख लें, या आप कोरिया को देख लें, साउथ कोरिया को, वहाँ पे मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं। हम्म। आप जितने मर्जी बड़े घर के हैं, जितने मर्जी गरीब घर के हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप जो भी हैं, आपको वो ट्रेनिंग पीरियड वहां देना है। ये मुझे लगता है इंडिया में जरूरत है। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है, मैं हमारे साथ फीमेल कैडेट्स, वो डिफरेंट वेपन्स को यूज करना सीख गए, हम्म उनको वेपन करना यूज करना आता है। हमें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, ये बच्चे वहां पे लड़कियां सीख रही हैं। हम्म सोसाइटी में जो जितने इश्यूज अभी चल रहे हम्म। हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ डिफेंस, बहुत जरूरी है कि आपको इन चीजों की नॉलेज है। ये एक चीज। दूसरी चीज कि इसके बाद जो आपको रिस्पेक्ट आती है यूनिफॉर्म्स को देख के, वो अलग चीज है। एक होता है ब्लाइंड रिस्पेक्ट, जो जो मुझे लगता है इंडिया में हर बच्चा करता है, लेकिन उसके पीछे के इमोशंस वो तभी समझ में आते हैं जब आपने खुद वो काम किया। मुझे लगता है बहुत जरूरी सर कितने टाइम की ट्रेनिंग पीरियड होता है जेकेपीएसआई का? है। सर देखें, वैसे तो 1 साल 12 महीने, लेकिन ये अप डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कई बार पीओपी डिलेज हो जाती हैं। अब हम्म ये गवर्नर साहब पे है, हम्म। या जो बड़े आला अफसर हैं उन पे है कि वो कितना इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, कितना, कई बार जल्दी हो जाता है। ऐसे ऐसे आप कुछ कांस्टेबल के ऐसे 6 6 महीने में बैच निकल गई, छह अच्छा महीने में पीओपी हो गई। अच्छा। कुछ ऐसे हैं कि 18 महीने बाद हुई, तो ये फ्लक्चुएट करता सर मैं देखता हूँ हॉबीज। है हॉबीज। सर ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ हॉबीज के लिए कुछ होता है? जैसे मैं देखता हूँ घुड़सवारी करते हैं बच्चे, वो करनी पड़ती है या वो हॉबीज के अंदर कंसीडर होती है? देखें, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, ये सब तो मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी आपको करना ही करना है। करना ही। हॉबी इसके अलावा है, आप, कईयों को बुक्स का शौक है,
फिजिकल ट्रेनिंग कोई हॉबी नहीं है। ट्रेनिंग में वो मैंडेटरी। अच्छा, अब मैं मैंडेटरी। बोलूँ कि रनिंग मेरी वैसे मेरी हॉबी है, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन अभी वो क्राइटेरिया है वो मुझे करनी करनी है। हमारे बीपीटीज होती हैं, एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं, हम्म। तो उसमें हमें रनिंग करनी होती है, हमें पिट्ठू उठाया होता है, वेपन उठाया होता है, हमें दौड़ना ही दौड़ना है। मैं नहीं बोल सकता वो मेरी हॉबी है, वो मुझे क्वालिफाई कर। उसके अलावा मैं शाम को जो अपने लिए टाइम निकालता हूँ, चाहे मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, पुलअप्स कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, स्प्रिंट्स लगा रहा हूँ, वो एक मेरा हॉबी का पार्ट बन जाता है। बट अदरवाइज ये चीजें मैंडेटरी। सर, एक जेकेपीएसए की एवरेज सैलरी कितनी होती है? एवरेज सैलरी। सर ये भी वेरी करती है, आपको बता देता हूँ सेम। एवरेज एवरेज। हाँ, एवरेज में आपको बता देता हूँ, जो हमें इन हैंड आती हम्म। है ग्रॉस 65। 65। और जैसे कि इसमें हमारा अप्रॉक्स 6%, 6000 हम्म। वो कटता है। तो वो अभी नए प्रोविजंस आ गए एनपीएस के, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उतनी कॉन्ट्री करती है। तो मैं उस लिहाज से आपको बोलूँ तो 71, बट जो इन हैंड आती है वो 65। अब ये फ्लक्चुएट करती है, जैसे सिटी अलाउंसेस होते हैं, ओके। जो जम्मू के हैं बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। जो श्रीनगर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि सिटी ठीक है। अलाउंस है तो उस लिहाज से। और इसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो, किस डिपार्टमेंट में हो। अब जो एक एसओजी में सर्व कर रहा है उसकी डिफरेंट होगी, जो एक ट्रेनिंग सेंटर में है उसकी डिफरेंट होगी, जो सिटी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है उसकी डिफरेंट होगी। सर, एफडीआरएफ, एग्जीक्यूटिव, आर्म्ड, क्या डिफरेंस है इन सब में? सर डिफरेंस था, अब तो आप माने कि डिफरेंस रहा ही नहीं। अब सिर्फ जेकेपी हो गया, पहले आर्मर्ड अलग चलता हम्म। था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलग चलती थी, हम्म। डिफरेंट विंग्स थे। हम्म। अब इन्होंने इसको कर दिया कि एक ही हमारा डिपार्टमेंट है जेकेपी, हम्म। उसके मल्टीपल विंग्स हैं, और एक ही जैसे हमारा बैच आया एक ही बैच है, इसमें से ही मल्टीपल विंग्स में भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगी हम आर्मर्ड में ही भर्ती हुए हैं या हम डिस्ट्रिक्ट में ही भर्ती हुए हैं, नहीं। ठीक है। वो उनके रेशियो प्रोपोर्शनलिटी पे है, वो क्या अपना लगाते हैं और उस हिसाब से वो इनको मल्टीपल जगह पे यूज करेंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता सर प्रोबेशन पीरियड वैसे तो 3 साल, पहले 2019 का जो बैच था उनका 5 साल था, है? हम्म। और जो हमारा जो है अभी ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब थ्रू आउट इंडिया जो बीपीआरटी के अंदर सिलेबस है वो सबका सेम है। हम्म। तो आज मैं जो बच्चा जम्मू में ट्रेनिंग कर रहा है और जो दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा है और जो अंडमान में ट्रेनिंग कर रहा होगा उनका सेम हो गया। ठीक है। तो प्रोबेशन 3 साल हो तीन गया। साल अब ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। लेकिन कायदे से रूल से अब 3 साल। सर, इसमें होता है क्या चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है क्या कैंडिडेट को, जो ऐसा ही होता है? प्रोबेशन में देखिए, सबसे पहली चीज तो जो हमें बोला जाता है कि एंथुसियाज्म में आके, ओवर एंथुसियाज्म में आके अपने आप को डैमेज नहीं करना। हम गेमर खुद को बहुत पुश करते हैं। हम्म। अब हमारे साथ काफी बच्चे रिवर्ट बैक भी हुए, ओके। ट्रेनिंग्स रिवर्ट बैक भी हुए। किसी को स्पाइन की इंजरी आ गई है, किसी को एंकल ट्विस्ट हो गया है, किसी को बैकबोन में इशू आ गया है, कोई गिर गया कहीं और लग गई, नेक में इंजरी आ गई। तो ये इश्यूज हैं, उनकी ट्रेनिंग शायद उनको फिर से आना पड़े और ट्रेनिंग करनी पड़े अगले बैच के साथ। ओके, तो रिवर्ट बैक वाले को वापस बुलाएंगे? मे बी वो डिपार्टमेंट पे है, अगर तुमको लगता है कि ये कंसीडर, अब एंकल ट्विस्ट एक छोटी सी चीज है, हम्म। लेकिन स्पाइन इंजरी छोटी चीज नहीं है। तो ये हम्म। मेडिकल कंडीशंस डिफरेंट है, कोई बड़ी बात नहीं, आप अपनी जॉब भी लूज कर दो, क्योंकि प्रोबेशन में जॉब की गारंटी कुछ नहीं है। ओके। हाँ, अगर आप नॉर्मल चल रहे हो, आप अपने आप को फिट रख रहे हो, उतना ही पुश कर रहे हो जितनी आपकी बॉडी अलो करती है, यू आर गुड टू गो। और इसके बाद हमारे, ये तो रहा सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, ड्रिल होती है, परेड होती है, वेपन्स की जो है ड्रिल्स होती हैं। इसके बाद हमारे लॉ की स्टडीज होती हैं, उसमें और बहुत सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम अभी तो नए आगे सारे आईपीसीओ ये सब रिप्लेस हो गया, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये सब। तो ये दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप ये, अगर एक कैडेट को ये लगता है कि मैंने सर्विसेज क्रैक कर ली और मैं अंदर आ गया हूं, तो मेरे लिए हो गया, नहीं, कंपटीशन वापस शुरू हो जाएगा। आपका बैच है, आपको उस बैच में भी कम्पीट करना है, आपको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि मैं एक बार अंदर हो गया तो मेरी लाइफ चिल हो जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी। नहीं। पढ़ाई कंटिन्यूड रहेगी, सही। और डिफरेंट आ जाएंगे, नए सब्जेक्ट्स हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो पबेड एक हमारा एक सब्जेक्ट आता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। आप उस लिहाज से समझें कि बहुत अच्छी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप सीख रहे हो। आपको लॉज की नॉलेज आ रही है, आपको पुलिसिंग की नॉलेज आ रही है, और बहुत ऐसे फील्ड्स हैं साइबर की, और जो नई चीजें आप एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट आउट है, नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, पेपर भी शायद 1-2 महीने में हो जाएगा। इस बार सिलेबस चेंज हो गया, आपने देखा सर सिलेबस सिलेबस? सर चेंज हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस थोड़ा सा फेवर कर रहा है नॉन मेडिक्स वालों को। हम्म। जो बच्चे आर्ट्स में है या मेडिक्स में, उनको थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा दे हैव ठीक। टू पुश इट। सर, कितना जरूरी रहता है ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला सर, कंप्यूटर पहले हल्के में लिया, बट मेरे को बाद में पता चला कि इसकी कितनी वैल्यू है। छोटे सब्जेक्ट्स जिसमें स्कोरिंग होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बनाना कि उसमें फुल एक्यूरेसी हो। सर मैं बताऊँ, ये ना स्टार्टिंग में हल्के में सब लेते हैं, जिस दिन रिजल्ट आउट होता है हम्म। बच्चे पॉइंट्स पे बाहर होते हैं। हम्म।
तो इस कंटेंट और इस सब्जेक्ट की वैल्यू वहीं से पता चलती है कि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉइंट से बाहर हो जाओगे उस दिन आप रिग्रेट करने से बहुत बेटर है कि अपना पूरा सिलेबस कवर करो, पूरा सिलेबस, कुछ मत छोड़ो। हर एक टॉपिक पे, अगर हम मैथ्स और रीजनिंग को ले लेते हैं, आपको लग रहा है यार बड़ा छोटा सा टॉपिक है, नहीं भी करूँ तो छोड़ दो, हम्म, एन मौके पे वहीं से दो क्वेश्चन आ गए, आप रिग्रेट करोगे। और फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन हम्म, है या कोई कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, हम्म, छोटा सा फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो, हम्म, आपने उसको स्किप कर दिया, एन मौके पे दो क्वेश्चन आ गए। अब वहां रिग्रेट करना और अंदर से रोना और बाकी जो है अपना पूरा एग्जाम उसको डिस्टर्ब करना, हम्म, उससे बेटर है कि अपनी साइकिल ठीक करो और हर एक चीज को कवर करो। बाद में पॉइंट्स पे बाहर होने से बहुत बेटर है कि कॉन्फिडेंट होके जाओ और अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप डरोगे नहीं। जैसे अभी मैंने बोला कैलेंडर में रीजनिंग पढ़ाता हूँ, हम्म। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ कैलेंडर। तो JNK में एक चीज़ देखिए, हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं सर। सर जब हम कोई और टॉपिक डालते हैं तो हमारे हज़ारों में व्यूज़ होते हैं। जब कैलेंडर क्लॉक जैसा टॉपिक आता है ना, 1000 भी नहीं क्रॉस होता उस टाइम बच्चा बोलता है सर ये तो आता ही नहीं, क्या करना है पढ़ के? ज़रूरी हो जाती है ना ये चीज़ें एंड में। सर चलो ये तो बच्चों का स्टैंड है, आप टीचर हो, वो गलतियां कर रहे हैं जो आप कर चुके हैं, आपको तो पता है। हम तो तो बोलते हैं, आपने वो चीजें डालनी है, ये आपका आप फर्ज समझ लो। हाँ वो अब वो वही बच्चे जब ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे वो भागेंगे, उस हम्म, टाइम वो कंटेंट ढूंढेंगे, कोई और मुझे नहीं पता बना रहा नहीं बना रहा, अगर आप बना रहे हो उनको बेनिफिट होने, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो बस, कि कोई देख रहा है व्यू, और व्यूज पे तो मुझे लगता है जाना भी नहीं चाहिए, एक टीचर को क्या फर्क पड़ता है व्यू, उसका एक बच्चा सक्सेसफुल हो गया, हाँ वो भी। इज डन। एक चीज़ बताएं, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरे दिन का? सर शेड्यूल हेक्टिक है और मुझे तो खैर आदत है, लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज बच्चा जाता है तो उसको जैसे सुबह में 5 बजे उठना ही है। ओके। अब सर्दियां थी तो थोड़ा सा डिले हो रखा था, हम्म, अदरवाइज 5 बजे उठना ही है, क्योंकि 6 साढ़े 6 आपका फिर पीटी फॉलन हो जाता है। हम्म, और पीटी में आपको जाना, आपको एरिया क्लीन करके जाना है, हम्म, जिसकी इंस्पेक्शन होती है, हम्म, क्लीन किया है कि नहीं किया। तो 5 बजे उठे, 6 बजे तक आप फ्रेश अप होके, साढ़े 6 बजे तक ये एरिया अपना क्लीन किया, और फिर आप पीटी ग्राउंड में पहुंच गए। फिर एक 1.5 घंटा जो भी है, 40 मिनट्स में से एवरेज चलता है, लेकिन वो 1 घंटा एक्सटेंड हो ही जाता है, और फिर आपकी पीटी चलेगी। फिर उसके बाद आपको आधा घंटा मिलेगा जिसमें आप अपना फ्रेश अप हो लें, और उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज होगी, हम्म, और फिर पीटी यूनिफॉर्म अलग थी, ये यूनिफॉर्म अलग यूनिफॉर्म। है, ये डल की यूनिफॉर्म है, इसमें आपने फिर वेपन के साथ आना है और आपका वेपन की क्लासेस चलेंगी। और फिर आपको आधा घंटा पौना घंटा मिल जाएगा जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप लॉ में चले जाओगे, फिर आपकी लॉ की क्लासेस होंगी। वहां से फारिग अगर सुबह 10 बजे चल रहा है तो वो 2 बजे तक आप लॉ में ही बैठे हम्म, रहोगे। लॉ के बाद फिर आपको 1 घंटा मिल जाएगा, आप खाएं लंच करें, और अगेन यूनिफॉर्म चेंज होगी। लॉ में यूनिफॉर्म चेंज थी इंडोर की, आप वापस यूनिफॉर्म चेंज होगी, फिर यूनिफॉर्म चेंज करके आप परेड में आओगे, अब ड्रिल चलेगी, स्क्वाड्स चलेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी। और उसके बाद फिर आपको यूनिफॉर्म चेंज करनी है, फिर अंदर जाना है, फिर शाम को आपका गेम्स भी चलेगा, स्पोर्ट्स भी चलेगा, और फिर आपको जाना है, फिर आप डिनर करोगे, आपको टाइम मिलेगा आधे पौने घंटा, फिर आना है, फिर आपकी रोल कॉल होगी, वहाँ पे काउंटिंग होगी कि कितना आज पूरे दिन हमने क्या किया, कल का क्या प्लान है, कितने इन है, कितने आउट हैं, कौन डैमेज हुआ, किसको इंजरी हुई, क्या फीडबैक है, वो सब। तो दिन कंक्लूड होता है, और फिर 8 बजे से मुझे लगता है रात को वही 11:30 12 बजे तक जो आपको टाइम है, ये आपका पर्सनल टाइम है, यही 4 5 घंटे है जो सर एक चीज़ है, इस हिसाब से तो एस्पिरेंट की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, है। अगर उनको पैसा मिलता रहे, पैसा मिलता रहे तो है ना? पैसा मिलता है, लेकिन सर ये जिंदगी भी अच्छी है, मुझे लगता है कि ये टाइट डिसिप्लिन इसीलिए होता है कि कल को फील्ड में पुलिस की सर्विसेज 24/7 है। सेवन। अगर आपको अभी से हैबिट नहीं है तो आप वहां टफ हो जाएगा, बहुत टफ होने वाला है, और आने वाले टाइम में और टफ होगा, क्राइम कम नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ रहा है। तो बहुत जरूरी है कि ये ट्रेनिंग हार्ड हो, जितनी हार्ड हो उतना अच्छा है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में जितना प्रेशर पड़ जाए उतना अच्छा है। वो कहते हैं ना, तो मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, हम्म, तो ये वही वाली बात है। एक एस्पिरेंट को कितना ज़रूरी है सर कि ये डिसिप्लिन जो आपको ट्रेनिंग टाइम पे प्रोवाइड करा जाता है, ये अपने तैयारी के समय ही कर। सर मैं आपको बताऊं, ये ना आपने बहुत सही बात कही, ये मेरे मन में आया डे 1 में। हालांकि अभी मैं टाइम वेस्ट बड़ा कम करता हूँ, लेकिन वहां भी जाके जब मैं सुबह उठ रहा था, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा था। हम्म, ये मैं बात बता रहा हूँ जब हम भालड़ा में थे, हम्म, आर्मी के अंडर हम्म, हमारा कॉम्बैट कोर्स चल रहा हम्म, था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ रहा था, उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार सुबह 4 बजे उठ के पूरे दिन में हमने इतनी एक्टिविटी की है, हम्म, मेरे पास इतना टाइम है, हम्म, मैं जब एस्पिरेंट था मैं उस टाइम पे क्यों नहीं इस तरह मैनेज कर रहा था, और मुझे लगा यार तैयारी तो बहुत आसान है, मेरे पास कितना बड़ा दिन है। मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ, 11 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ, दिस इज माई स्लीपिंग आवर ओनली, यही मेरी स्लीपिंग साइकिल है। इसके बाद मैं पूरा दिन एक्टिव, एक्टिव मतलब ग्राउंड पे काम चल रहा है, मेरी टांगें रुकी हुई नहीं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। और मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ, मुझे मेरे टाइम की वैल्यू लगी कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। हम अपने टाइम को बहुत हल्के में लेते हैं, इसी टाइम फ्रेम में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे कुछ समय पढ़ के, दिन के 4 4 5 5 घंटे पढ़ के ही सिलेक्ट हो रहे हैं, हम्म। कुछ 12 12 घंटे पढ़ के
सर हम मुझे लगता है कि शायद वो समय का सही से प्रयोग नहीं नहीं कर कर रहे। एग्जैक्ट, आप सही कह रहे हो। अब जो आप कह रहे हो 4 घंटे बैठा है, रहे। हम्म। उस 4 घंटे में उस बच्चे ने फोन नहीं हाथ में पकड़ा हुआ, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो 4 घंटे फोकस्ड है। और एक चीज और होती है, मैं ये मानता हूँ लर्निंग कैलिबर सबका अलग अलग होता है, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, एक बच्चे को 4 घंटे में याद होता है, दूसरे को 8 घंटे में होता है। लेकिन एक होता है खुद से ईमानदार होना, हम्म। बीइंग ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। वो बच्चा 4 घंटे कोई भी फालतू पर फिजूल हरकत नहीं कर रहा, फोन पे गप नहीं लगा रहा। अभी जो 12 घंटे वाला बैठा है, ये घंटे तो 12 है, हम्म। इसमें इसने फोन भी चलाना है, इंस्टा भी चलानी है, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ गई वो खोल लिया, कॉल आ गई वो उठा ली, गप लगा ली, बाहर दोस्तों में टपरी पे चाय पीने चल जाते हैं। वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आप उसको फिर मत गिन, आप गिनेंगे आप बुक के सामने कितनी देर बैठे। वो 12 घंटे नाम के ही है, कायदे से वो 2 घंटे भी नहीं। वो बच्चा जो 4 घंटे बैठा, वो डेडिकेटली 4 घंटे बैठा है, इसलिए रिजल्ट आ रहा भाई बच्चा डे को प्रोडक्टिव नहीं बना पाता ना। है। एग्रीड। बच्चा प्रोडक्टिव जिस दिन प्रोडक्टिव बनाना सीख गया बच्चा, उस दिन सिलेक्शन है उसकी। उस दिन सिलेक्शन। और सिलेक्शन, एक चीज और है, इस चीज को मैं एक और चीज मानता हूँ, हम जिंदगी में जो हमें ये लाइफ मिली है ना, ये सिर्फ, इसको इतना नैरो मत कर दो। हम्म। मैक्सिमम मैंने देखा है एस्पिरेंट्स बहुत नैरो कर देते हम्म। हैं, सुसाइड के केस भी आते हैं, इतना हम्म। फ्रस्ट्रेट हो गए सुसाइड कर लिया। हम्म। तो ये और डिप्रेशन में चले गए, ट्रॉमा में चले गए। हम्म। और इसमें पेरेंटल प्रेशर भी है, सोसाइटल प्रेशर भी है। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि एक एस्पिरेंट, उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स, अगर इन तीनों का कॉपरेशन रहने वाला है, वो एस्पिरेंट लंबा चलेगा और वो क्लियर भी करेगा। अगर पेरेंट्स की तरफ से दबाव होगा, कितना परफॉर्म करेगा वो? उसको एक बैकबोन चाहिए, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट मिल रही है उसको, वो करेगा, आराम से करेगा। लेकिन वहीं से अगर उसको प्रेशर मिलना शुरू हो गया, डिप्रेशन में जाएगा, ट्रॉमा में जाएगा, एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये लक की बात भी होती है। हम्म। बहुत बच्चे हैं जो हर साल मेहनत करते हैं, नहीं होता, कुछ कम टाइम में भी निकाल लेते हैं। हम्म। और इस पे हम जज नहीं कर सकते। और आपकी लाइफ इतनी नैरो नहीं है कि सिर्फ एक 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 जॉब डिसाइड करेगी उसको, ये जॉब नहीं कुछ और, वो नहीं कुछ और। मैं वही कह रहा हूँ, स्किल डेवलप करो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे। गवर्नमेंट सर्विस सब कुछ नहीं होता। हम्म। मुझे मिल गई है ठीक है, नहीं मिलती कुछ और करना था। लाइफ तो इतनी छोटी नहीं है ना कि वो एक नौकरी पे आके टिक जाए। आपकी लाइफ का मीनिंग बड़ा है इससे, ये जरिया है। तो वही मैं जो पहले हम बात चल रही थी ईगो वाली, ये वहीं से डिफाइन डेफिनेशन आती है ईगो की। नौकरी सिर्फ एक जरिया है कमाने का, जिसमें आप अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो और कमा रहे हो। इससे ज्यादा इसको हवा बनाने की जरूरत ही नहीं कि मुझे वर्दी है, मुझे रैंक है, मुझे कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक सर्विस है, उसको सर्विस ही रहने दो। हर आदमी कोई भीख मांग के नहीं, जो कर रहे हैं कम मेहनत करके कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, ये कोई सोशल स्टेटस नहीं। तो आपकी सर्विस है, आपने सोसाइटी को सर्विस देनी है, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, मुफ्त में कोई नहीं कर रहा। कोई बोलेगा मैं बहुत देश की सेवा, कोई नहीं कर रहा, सब पैसे ले रहे हैं। आप सैलरी बंद करें, फिर आप सेवा देखिए, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। देश प्रेम बहुत खत्म। कम लोग हैं जो देश प्रेम वाकई करते हैं, और उनका नाम बताने की जरूरत नहीं होती, हिस्ट्री नोज है। सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल। सर अभी तो प्रोबेशन ही हमारा चल रहा है, इसके बाद में विद एक्सपीरियंस देखते हैं, अगर आगे लोगों ने हमसे पहले किया है हम्म। तो हम भी कर सकते हैं। और प्रायोरिटी वाली बात है, अगर मैं अपनी फैमिली को जहाँ से वो चल के आए हैं उनको एक लेवल अप लेके जा रहा हूँ, उसके लिए अगर मुझे अपनी लाइफ में थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फादर के पास हो, मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने फादर के पास हो और आपके फादर सिक है, और आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप उनका इलाज कर पाओ। हम्म। आप उनके पास हो लेकिन आप उनका इलाज नहीं कर सकते, ये एक कंडीशन। दूसरा बच्चा घर से दूर है, बट उसकी कैपेबिलिटी है कि उसका फादर बीमार है, उसका इलाज कर सकता है, कौन सा बेटर बच्चा है? दूर वाला। दूर वाला। दूर बेशक है वो, लेकिन वो अपने मदर फादर की केयर कर सकता है। वो वाला बच्चा बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं उनके पास रहूं, जो हमें हमेशा सबके साथ नहीं रहना। हम वी आर बॉर्न सिंगल, वी विल डाई सिंगल। ये जर्नी है, बस ये देखो कि आप प्रोडक्टिव कितना हो, आपको आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड है, आपके फ्रेंड्स को आप पे प्राउड है। टाइम पे जब उनको जरूरत है, आप आपके दोस्त हैं चार, आप 24 घंटे उनके साथ हो, बट यू कांट हेल्प देम फाइनेंशियली। आप कितने अच्छे फ्रेंड हो, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ यार चाय पीने तो जाएंगे साथ में, लेकिन एन मौके पे ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता। आप उनसे दूर हो, शायद हफ्ते में, मेरे दोस्त हैं, हमारी 6-6 महीने में कहीं एक बार बात होती है, कई बार हम्म। नहीं भी होती, वो भी याद नहीं रहता। बट उनको मेरे पे भरोसा है कि एन मौके पे ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। पेरेंट का सर कितना जरूरी है सोसाइटी का प्रेशर को साइड रखने का। सोसाइटी तो ताने मारेगी सर। बहुत जरूरी है सर। मैं सोसाइटी को भी छोड़ो, मैं कहता हूँ अपने खास रिलेटिव्स, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही दे देता हूँ। तो इसमें जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो मैं कई बार रात को 12 बज जाने, 1 बज जाने, हम्म। मेरी माँ को कॉल आती थी कि लड़का 12-1 बजे तक करता क्या है, पढ़ता तो नहीं। उनका वो अलग ही है कि भाई हम्म। नशे नुशे तो नहीं कर रहा अब कहीं। ना इसमें ना दो तरह से जलील किया जाता है एक एस्पिरेंट को, या हाँ। तो बोल देंगे कि जी नशों में हाँ एग्जैक्टली। इन्वॉल्व, या ये किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व। हाँ। अब मुझे लगता है कि लोग जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते आवाजें आएंगी। वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते आप सक्सेसफुल हो,
और ये वही लोग हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो सबसे पहले दौड़ के आके आपको हार डाले। ये वही लोग पहले बोलेंगे कि ये नकारा है, नकाबिल है, बाद बोलेंगे नहीं, इससे हमें तो पहले ही पता था, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। सही। तो लोग दोगले हैं, सोसाइटी दोगली है। आपने उन लोगों को कंसीडर भी नहीं करना, आपने उनको प्रूफ ही नहीं करना। आपने प्रूफ करना है अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि उनको प्राउड हो, हाँ यार ये हमारा दोस्त है, यू आर सक्सेसफुल, बस इतना ही। सर एक चीज़ है, अब क्या एडवाइस करेंगे एक फ्रेशर एस्पिरेंट को और एक एक्सपीरियंस्ड, ये दोनों के लिए? लेकिन सर जो एक्सपीरियंस्ड है उसने गलतियां करी हैं, और वही रीजन है कि वो अभी तक एस्पिरेंट ही है। मैं कहूँगा कि वो अपनी गलतियों का एक ट्रैक बनाए, उनको बार बार नोट करें। हम नोट नहीं करते हैं, अपने पास डायरी हम्म। रखो एटलीस्ट, कि मैंने क्या गलतियां की थी, मुझे वो रिपीट नहीं हम्म। करनी। और थोड़ा सा फेथफुल रहे। एक होता है कि आपका जो ऑलमाइटी के साथ, गॉड के साथ जो कनेक्शन है उसको बना के रखें, ताकि आप लंबा चल पाए। भरोसा रखें, हो जाएगा। और जो अपना डिसिप्लिन है उसमें देखें, जिन लोगों का हो रहा है उनका एक टाइम टेबल या डिसिप्लिन उसको फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनका एग्जाम हो रहा है, हम्म। तो उनको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करें। रहना आप जो आप हैं आप वही रहे, एटीट्यूड में वही रहे। बट अगर आपको लगता है कुछ जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनके पास कोई एक क्वालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए, आप उसको एक्सपीरियंस करके देखें। और जो फ्रेशर है, फ्रेशर को मैं ये बोलूंगा कि ईगोइस्टिक नहीं होना, सबसे पहली चीज। ये आप अभी आए हो तैयारी करने, बहुत लोग हैं जो आपसे 5-5-6 साल पहले से तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने ब्लंडर्स की हैं, गलतियां की हैं, उनसे सीखो, समझो, टाइम वेस्ट मत करो। और अपना जो कनेक्शन है, अपने पेरेंट्स का जो कनेक्शन है, अपने जो फ्रेंड्स का कनेक्शन है, उसको मेंटेन रखो। यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम्म। आप अपने आप को मेंटेन करके रखोगे, साइकोलॉजिकली आप स्टेबल रहोगे। एग्जाम ईजी है, एग्जाम का मसला नहीं है, साइकी का मसला है। ये कमजोर हो गई तो आप नहीं चल पाओगे। तो एस्पिरेंट को यही है, क्योंकि वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता है, हम्म। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कई बार डिस्ट्रैक्शन आती है, डिस्ट्रैक्शन कुड बी अ ड्रग, इट कुड बी अ गर्ल। हम्म। डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो। हमने वो लोग भी देखे हैं जो कमिटेड होके भी सक्सेसफुल हुए हैं। हम्म। हमारे बैच में ऐसे लोग भी हैं जो कमिटेड हैं, और वो मेल फीमेल दोनों ने सर्विसेज निकाल दी, एंड दे आर गुड टू गो। अब वो अपने पेरेंट्स को भी आराम से वो बैठे मिले, बात करें, शादी करें, अच्छा लगता है। डिस्ट्रैक्ट नहीं। फिजिकल एक्टिविटी तैयारी के समय पे कितना ज़रूरी है एक एस्पिरेंट को वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना? फिजिकल एक्टिविटी तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आपका प्राइमरी कंसर्न है, सेकेंडरी नहीं। एजुकेशन सेकेंडरी है, सेहत है तो सब है। इस वजह से आप अगर सेहत कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आनी। हम्म। आज सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं लाइफस्टाइल इश्यूज। हम्म। हम तला मला खाते हैं, बाजार का खाना, बाहर का खाना, ज्यादा ऑयली फैट फूड, हम्म। फास्ट फूड जो भी है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपकी कार्डियक अरेस्ट जो है, अब कार्डियक अरेस्ट बड़े कॉमन हो रहे हैं। लड़कियों में पीसीओडी का इशू चल रहा है, बड़ा कॉमन है। हम्म। और ये आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एंड में यही मिलने वाला है कि अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके सिटिंग आवर्स जो है वो बढ़ेंगे। अब पूरे दिन एस्पिरेंट कुर्सी पे बैठा है, ऑब्वियसली बात है उसने वेट गेन ही करना। आप टाइम निकालो खुद को, 30-40 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, हम फोन पे वेस्ट कर देते हैं, हम गप मारने में वेस्ट कर देते हैं। वो खुद को दो, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद को दे रहे हो। फिट रहोगे, लंबा चल पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए मेंटल और फिजिकल ये दोनों कनेक्टेड है। जो आदमी फिजिकली फिट नहीं है वो मेंटली फिट हो ही नहीं सकता। हम्म। जो फिजिकली फिट है उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है अपनी साइकिल पे। हम्म। वो पूरा दिन बैठा हुआ है, वो पूरा दिन पढ़ रहा है, वो थकेगा नहीं आसानी से। उसका खाना बड़ा डिसिप्लिन का है, उसको नींद नहीं आएगी, वो लेजी नहीं होगा। हम्म। और वही जो बंदा अनफिट है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। छोटा सा काम करेगा, थोड़ी देर बैठेगा, उसको नींद भी आनी है, वो लेजी भी है, इसमें वो वेट भी गेन कर रहा है। अब मैं जेकेपी से ही बात कर लूंगा, तो आपने बड़े अच्छे हमारे साथ लड़के थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, हम्म। 120 मार्क्स, 125 मार्क्स, 130 मार्क्स, दे कुडंट क्वालिफाई द फिजिकल। क्या फायदा हुआ उन मार्क्स का? जो आपको पता है कि एग्जाम का क्राइटेरिया में फिजिकल बहुत अहमियत रखता है। दोनों साइड से खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है, मेंटली फिजिकली एक साउंड होना जरूरी है, और फिर एजुकेशन सेकेंडरी। मैं बार बार कहता हूँ, फिजिकल हैज प्राइमरी। सर बहुत मज़ा आया बातचीत करके, बहुत कुछ सीखा भी। ठीक हमारे एक्सपीरियंस भी सीखेंगे, सीखना चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है। नहीं सीखेंगे तो फिर वही गलतियां दोहराएंगे रिपीट दोहराएंगे करेंगे, रिपीट दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। और एक ऐसा लूप बना लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और उस लूप से कभी बाहर नहीं निकल नहीं पाएंगे। आएंगे। ठीक है ना सर, लूप से निकलना बहुत जरूरी सर देखें, एक चीज होती है ना कि चीजें कल करूंगा, परसों है। करूंगा, उसके बाद करूंगा, वो सबसे गलत चीज है। और खुद को उस सिचुएशन में डालना ही नहीं है। आज का डिसिप्लिन है, आज का टाइम टेबल है, आज की प्रोडक्टिविटी है, उसको आज तक लिमिट कर दो। कल परसों तरसों उसको गोली मार, उसको आपको कोई लेना देना नहीं उन चीजों से। आपने आज का टाइम टेबल है, आज के हिसाब से चलना है। और एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है आपका, आप डेली जो एक्टिविटी कर रहे हो हम्म। उसका फीडबैक लेना सीखो। मैंने आज क्या करना था और मैंने कितना किया, हम्म। जो रह रहा है उसको कंप्लीट करो। इस साइकिल तक खुद को लिमिट रखो, और बाकी चीजें मुझे लगता नहीं इसके अलावा कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। इतना लिमिटेड बहुत है। आप डेली प्रोडक्टिविटी पे काम करो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। आदमी ना खुद को कभी गलत नहीं मानता, है ना? और यही सबसे बड़ी गलती है कि हम एनालिसिस नहीं करते, सेल्फ एनालिसिस नहीं नहीं करते। करते।
कि हमें लगता है हम तो गलत हो ही नहीं सकते, और ये एस्पिरेंट भी करता है, उसको पता है नहीं भाई मैं कर लूंगा सर, वो छोटी छोटी गलती नोट नहीं करता, जिस दिन वो नोट करेगा वो सीखेगा। और अगले बार वो सिलेक्शन लेगा। ये ईगो वाली बात है जो आपने कही थी ना स्टार्टिंग। जो डिस्ट्रक्टिव ईगो है वो मानती नहीं कि मेरे अंदर कोई गलती है, मेरे अंदर हम्म। कोई कमी है, मैं तो सही हूँ। जो कंस्ट्रक्टिव ईगो है हम्म। वो ग्रो करती है, गलती की इसको सुधारूंगा, इंप्रूव होगी, ये कंस्ट्रक्टिव ईगो है। अब मुझे वो चीज आती है, आपने गलती की सीखी, अब वो मुझे चीज आती है। यू आर गुड कि आप उन चीजों को बड़ा हम्बली एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्टेंस अच्छी है, सब में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनसे सीखो। और कोशिश करो जो एक्सपीरियंस लोग आपके आसपास हैं हम्म। उन्होंने जो गलतियां की आप भी वही कर रहे हो, आपको क्या फायदा हुआ उस ग्रुप का, क्या फायदा हुआ आपके सीनियर का। हम्म। और वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, वो चीजें आप रिपीट पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया कि मैंने ये गलती की थी, सेकंड एग्जाम में फिर वो गलती, थर्ड एग्जाम में फिर वो गलती, और वो गलती आपके साल खा रही है, आपको पता नहीं चल रहा आपका टाइम। बच्चे को लगता है ना सर कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, सिलेक्शन लेना सिर्फ पढ़ाई ही है, पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया, बट उसको ये नहीं ना पता पैरेलली बहुत सारी चीजें और बहुत चल सारी रही चीजें हैं। चल रही है, आपकी एज जा रही है, आपका टाइम जाया हो रहा है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो हम्म। रहे हैं। आप में आप अपने घर ही अगर वापस जाकर कोई बच्चा एस्पिरेंट जम्मू होकर पढ़ रहा है, वो 3 साल बाद 2 साल अपने घर जाके देखेगा, हम्म। पैरेलली बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, वही चीजें ना। वर्ल्ड डेली चेंज हो रहा है। तो वो जो गैप है वो कैसे फिल करूं? मुझे लगता है अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, इनका बर्डन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, कंसीडर जरूर करो। ये नहीं कि आप यहाँ पे आए तैयारी में आप ब्लाइंड हो गए, नहीं, इसके अलावा भी दुनिया है, दुनिया चल रही है, आपको दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है। कोचिंग, ठीक है, आजकल तो सर कोचिंग मतलब कि पता नहीं कैसा हो गया वर्ड, एक बच्चे को पता नहीं क्या लगता है, हमें नहीं पता सर कितना जरूरी है एक फ्रेशर को कोचिंग। सर देखिए एक चीज पता नहीं, आप ही बताएं कि कितना जरूरी है बच्चे को वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ना या आज का मॉडर्न सर मैं तरीका। आपको बताऊँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको हम्म। बताऊंगा। मैं कोचिंग गया हूँ, मैं चाणक्य में गया हूँ हम्म। कुछ टाइम। और मैं आपको ये बोलूंगा कि टीचर आपको बहुत कुछ सिखा दे या कोई बंदा आपको कुछ बोल के पिला दे, वो चीज़। हाँ। मैं वहां भी जाता था तो मेरा एक अपना डिसिप्लिन था, और मैं ऑनलाइन ज्यादा हम्म। सीखता, ऑनलाइन बहुत टीचर्स हैं डिफरेंट, लेकिन मेरे को जो चीज़ अच्छी मिली, हम्म। कोई भी कोचिंग सेंटर हो सकता है। हम्म। जब जम्मू में बहुत है, बहुत। एसआर है, चाणक्याज है, विंग साइंस, आपका कोचिंग सेंटर चल हम्म। रहा है। बात ये है कि वहां पे एक इन्वायरमेंट है, हम्म। बात सारी उस इन्वायरमेंट की है। जब एक एस्पिरेंट बैठा हुआ है, उसको 10 एस्पिरेंट पास में मिल रहे हैं, सब कॉम्पिटिटिव है, एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, सिर्फ इतनी ही अहमियत है एक कोचिंग। कोचिंग सेंटर की, इसके कोचिंग। अलावा नहीं है। बाकी आपको खुद ही करना है, आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको गाइडेंस। एक इन्वायरमेंट मिलेगा, दैट्स इट। फिर वही ना, किताबों से माथा तो खुद को मारना है। खुद करना है, खुद को खुद करना टीचर एक पाथ प्रोवाइड करवा है। देगा, बस बस गुरु गाइडेंस, पाथ प्रोवाइड करवा देगा, बेटा इधर चल ले, बस बस। करना तो खुद है कुछ। ऐसा तो नहीं है टीचर, वही टीचर खुद घोल के तो पिलाएगा नहीं कि भाई सही तू सही पी ले तो बस तेरी सिलेक्शन हो जाएगी, सही सही ऐसा तो है नहीं सही। है। तो कितना जरूरी है बच्चे के लिए वो गाइडेंस लेना, वो पाथ लेना कि भाई हाँ ये चीजें गलतियां नहीं करनी है, छोड़ देनी है गलतियां। गाइडेंस बहुत जरूरी है। आप सब कुछ पढ़ लेंगे, आपका कैलिबर भी है, आपको चीजें याद भी रहती हैं, वो एक डायरेक्शन अगर आपके पास नहीं है, यू आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स, यू आर बाउंड टू डू ब्लंडर्स। आपको एक गाइडेंस जरूरी है जो बंदा आपको ये बताए कि कहाँ। अब रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है हम्म। आज। पंगा ये है, पहले होता था रिसोर्स मिलता नहीं हम्म। था, आज रिसोर्स की एक्सप्लोजन हो रखी है, हाँ। हर जगह रिसोर्स है। हाँ। अब जो गाइड है वो आपको बताएगा क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना। एक जमाना था लोग बताते थे क्या पढ़ना पढ़ना। है, आज जमाना है क्या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना। आपको पता है यहाँ से शुरू होना है, यहाँ खत्म होना है। हम कई बार टॉपिक के इन डेप्थ में चले जाते हैं जो पूछा नहीं जा रहा, पूछा। और हम कई बार उन टॉपिक को छेड़ते ही नहीं है जो हमें पता नहीं होता इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो एक बंदा जो आपको बताया कि आपको पॉइंट ए से शुरू होना, पॉइंट बी पे जाके रुक जाना, भाई इतना ही पूछा जा रहा है, इसके बाहर नहीं जाना। कई बार सोसाइटी पढ़ते हैं, मन करता है और पढ़ ले, हम्म। वो आपने हॉबी एज अ हॉबी पढ़ना है, पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आए, टाइम वेस्ट कर रहे हो। रिलीजन आता है, हम डीप में घुस जाते हैं, आपको पढ़ना है अपने लिए पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आए। हम्म। तो इसलिए इन चीजों को लिमिटाइज करना बड़ा जरूरी है। और ये आपको एक गाइड, जो आपका टीचर है, जो आपको कोच हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, फादर हो सकता है जिसने वो एग्जाम दिया, एस्पिरेंट हो सकता है, आप उनसे गेन करो। तो सर थैंक यू सो मच, मजा आया। थैंक यू टू तो मच सर, आपने बुलाया और मुझे भी थोड़ा मौका मिला शेयर करने का अपना एक्सपीरियंस। और चल रहा है, अभी भी सीख रहे हैं, लाइफ गोज ऑन और हम सीखते रहेंगे। चलो सर, आई होप अब आपका सिविल भी निकल जाए, आपको फिर हम बुलाए। और कोशिश करेंगे अभी, और ठीक। कोशिश जारी है। और मैं उनको भी कहता हूँ जो सर्विसेज में है या जो तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश मत रोकिए, जिनको ये टाइम मिल रहा है, सब इतने सौभाग्य में नहीं है, सबको इतनी इजी लाइफ नहीं मिलती कि उन सबको ये मौका मिल रहा हो। बहुत लोग हैं जो इस टाइम घरों में काम करके अपने दिहाड़ियां लगा के और हम्म। मजदूरियां करके अपनी फैमिली का पेट पाल रहे हैं, दे विश द लाइफ यू आर हैविंग। तो इस लाइफ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें, कदर करें, अपने पेरेंट्स की, अपने ट्यूटर्स की, अपने सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स की, ताकि एक बेटर इन्वायरमेंट